morning everyone. Good morning, sir. Congratulations. आवाज कट रही हुई है आप लोगों की. Sir, congratulations. हाँ. थैंक यू भाई, थैंक यू. और आप लोगों की दिवाली वगैरह सब अच्छे से हो गई? काफी लॉन्ग टाइम हो गया दिवाली ब्रेक का. चलो तो आज हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6. काफी कुछ बता दिया था मैंने आप लोगों को. एक बार रिवीजन करते हैं उसका, देन उसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं फिर, है ना बेटा. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था. मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि अगर चार्ज जो है, ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन थी हमारे पास, कि चार्ज अगर हमारे पास स्टैटिक है या स्टेबल है, स्टैटिक और स्टेबल वर्ड एक ही है, तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से करंट का फ्लो करता है. तो करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स स्टैटिक चार्ज जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. देन उसके बाद मूविंग चार्ज जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड. अगर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. ये ध्यान रखने वाली बात है कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन कैसा? यूनिफॉर्म. क्लियर? लेकिन अब अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बार बार वेरी कर रहे हैं, चेंज है, चेंजेबल है, देन ये जनरेट करता है एक अपोजिट करंट जो होने वाले चेंजेस को अपोज करता है. होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ये एक्चुअली में है या नहीं है, ये सब चीज देखने के लिए दो साइंटिस्ट थे. फर्स्ट था फेराडे और उसका लैब असिस्टेंट था हेनरी. तो फेराडे और हेनरीज लॉ आते हैं. फेराडे और हेनरीज लॉ 3 लॉज थे. फर्स्ट लॉ था आप लोगों के पास में कि अगर आप लोगों के पास एक कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के पास में एक कॉइल रखी हुई है. मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिकल भी बताया था कि कैसे ये हैपनिंग हुई थी, कि बहुत बार क्या हुआ कि यहां तक का डाउट सबको क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो फेराडे और हेनरी जो थे वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास में कॉइल रख दी, दोनों का मूवमेंट नहीं दिखाया, और इस मैग्नेट को पास रखा तो देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल तो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट जनरेट हो रहा है बस, लेकिन उस करंट की इंटेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आ रहा था. ये काम तो हम लोग अपना जो फिफ्थ और फोर्थ चैप्टर था उसमें भी देख चुके हैं हम लोग. फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में कि मैग्नेट है, उस मैग्नेट की वजह से करंट इंड्यूस होता है, करंट जनरेट होता है. लेकिन जब ये बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो फेराडे और हेनरी से ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेट होकर के उसने उस मैग्नेट को फेंका. तो एक लकीली था, फॉर्चून था कि फॉर्चुनेटली वो जो मैग्नेट है वो जाकर के उस कॉइल जहां रखी हुई थी उस कॉइल के ऊपर ही गिरा. तो जैसे ही कॉइल पर गिरा तो कॉइल पर गिरते ही उसमें करंट जो है एकदम से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हुआ, और जो उसके बल्ब जुड़ा हुआ था वो बल्ब एकदम से ग्लो कर गया. इसका मतलब समझ में आया फेराडे और हेनरी को कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक बल्ब इतने टाइम तक ग्लो नहीं कर रहा था, वो एकदम से ग्लो करने लग गया. मतलब एक चीज समझ में आ गई कि बार मैग्नेट को अगर मूविंग करवाते हैं हम लोग, तो मूविंग करवाने से करंट इंड्यूस होता है. वही काम उन्होंने फिर प्रैक्टिकल में स्टार्ट किया. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यही कहानी है कि बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को मूविंग करवाएंगे. तो बार मैग्नेट को मूविंग करवाने से यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा. और डिफ्लेक्शन कैसा आएगा कि डिफ्लेक्शन में कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा है वो होने वाले चेंजेस को अपोज करता है. अब होने वाले चेंजेस को अपोज करता है, इसका मतलब क्या है? मतलब है आप में कोई चेंजेस नहीं करे, मतलब चाहे पॉजिटिव इंसान आए आपके पास तब भी आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, चाहे नेगेटिव आए तब भी आप जैसे हो वैसे बने रहो. मतलब क्या होगा? ना तो किसी चीज को अट्रैक्ट करोगे ना ही रिपेल करोगे.
इसका मतलब क्या है कि ना तो किसी चीज को पास आने दोगे, तो पास आने के लिए भी अपोज करोगे, और दूर जा रहा है कोई रिपेल होकर के, तो रिपेल होने को भी अपोज करोगे। दोनों ही काम समझ में आ गई हम लोगों को चीज। तो जैसे ही बार मैग्नेट पास आता है, तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में ऐसा करंट जनरेट होता है कि इसको पास नहीं आने दे। अब सोचो दिमाग से कि एस पोल पास में आया, ऐसा क्या हो इसके अंदर कि इसको अपोज करे, क्योंकि फैराडे ने क्या बोला कि अपोज करेगा वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको। तो यहां पर अगर हम लोग एस को अपोज करना है तो एस पोल ही बनाना पड़ेगा, तभी तो रिपेल होगा। मतलब यहां इस कॉइल के अंदर सेम पोल जनरेट होगा, तो वो रिपेल करने की वजह से इसके पास नहीं आ पाएगा। तो इस बार करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट किया उसने इसी में कि अब इस पोल को वो दूर ले गया, इस बार मैग्नेट को शिफ्ट कर दिया अवे फ्रॉम दी कॉइल। तो क्या होगा, अब ये दूर भी जाने नहीं देगा, पास में रोक करके रखेगा, तो दूर जाने नहीं देगा, तो एस को दूर नहीं जाने देना है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहां पर कौन सा पोल बनना चाहिए, एन पोल। दैट मीन्स इसमें जो करंट का फ्लो होने वाला है, वो करंट का फ्लो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, दूर जाने भी नहीं देगा। क्लियर। अब उसने क्या करा, इस प्रैक्टिकल को रिपीट किया पोल्स चेंज करके, कि अगर अब वापस शिफ्ट करें टूवर्ड्स दी कॉइल, एन पोल को अगर हम लोग पास लेके जाएं तो पास आने के लिए भी अपोज करेगा, मतलब क्या बनेगा अगेन, एन पोल। फिर दूर जाने भी नहीं देगा, तो दूर जाने नहीं देगा मतलब क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या बन जाएगा, एस पोल या एस पोल। क्लियर है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया भी था, मैंने आप लोगों को डिटेल में ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी कि कैसे पास मूविंग करें, दूर शिफ्ट करें, तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और करंट की डायरेक्शन होने वाले चेंजेस को अपोज करती है। क्लियर, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की वेलोसिटी को अगर हम लोग इंक्रीज कर दें बहुत ज्यादा या डिक्रीज कर दें अगर हम लोग, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने पर जो करंट यहां पर इंड्यूस हो रहा है, उस करंट की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम हो जाती है। कि अगर बार मैग्नेट वेलोसिटी उसकी फास्ट कर दी हम लोगों ने, तो अगर हम लोग तेज मूविंग करेंगे तो एकदम से यहां करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब जो बल्ब है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। और अगर हम लोग उसको स्लोली मूव करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने अगर ध्यान हो तो लास्ट ईयर हम लोग जब साइंस एग्जीबिशन में थे तो वहां प्रैक्टिकल हुआ भी था, आपको याद है क्या ये वाला प्रैक्टिकल, सबको नहीं याद है कि करंट ग्लो रहा था, साहिल और सिद्धार्थ ने किया था कि जैसे ही वो एक बॉल थी और उसमें इंडस्ट्री में जैसे ही हम लोग लेके आते हैं तो वो ग्लो, याद है ना, वो वाला प्रैक्टिकल था, यही वाला प्रैक्टिकल था कि उसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है सारा का सारा खेल। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट था फैराडे और हेनरी का। उसने बोला कि केवल सारा खेल जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल मैग्नेट की वजह से होता है, ये कॉइल की वजह से भी होता है। तो कॉइल कैसी लो, उसने बोला कि कॉइल में जो सिलेंडर ले रहे हो वो होलो सिलेंडर लो और उस होलो सिलेंडर पर कॉपर कंडक्टिंग वायर की रैपिंग कर दो, एक इंसुलेटिंग होलो सिलेंडर जिस पर कॉपर वायर की रैपिंग कर दो और उस पर करंट का फ्लो कर दो। तो ऐसा करते ही वो एक सोलेनॉइड जैसे बिहेव करने लगता है और सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि देखो करंट एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है तो कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट एंटर कर रहा है, मतलब ये पोल बना होगा इसका एस, तो ऑटोमेटिक अपोजिट पोल को बोलेंगे हम लोग एन, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेटअप होगा S2N। ये हम लोग फोर्थ चैप्टर में देख चुके हैं कि सोलेनॉइड के बाहर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होता है और अंदर होने की वजह से ही उसकी डायरेक्शन S2N होती है, बाहर होता तो N2S होती। क्लियर। तो अब ये सोलेनॉइड क्या हो गई, बार मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग गई। अब इस सोलेनॉइड को फिर मूव करवाओ, फिर इसको मूव करवाया तो क्या होगा, ये पास जाने के लिए अपोज करेगा, मतलब यहां पर क्या बनेगा, एन पोल, और दूर भी नहीं जाने देगा, तो दूर नहीं जाने देगा मतलब उस टाइम क्या बनेगा, एस पोल। तो इस तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की जैसे ही था। और फिर आया अपने पास थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड में क्या किया उसने, बेसिक सर्किट डायग्राम।
बेसिक सर्किट डायग्राम चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को याद है कि एक सर रियोस्टेट होता है, उसके साथ स्विच होता है, उसके साथ बैटरी लगी हुई होती है और इसके साथ एक प्राइमरी कॉइल का सेटअप कर रखा है। ये कॉइल है। अब इस कॉइल की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उस कॉइल में भी आप लोगों के पास में करंट जनरेट होगा। कैसे होगा कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो सर करंट का फ्लो होता है प्लस टू माइनस, तो ये जाएगा इस कॉइल में। देखो कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज सेटअप हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज सेटअप हो गया तो इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो करंट जनरेट हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल में भी म्यूचुअल कपलिंग कर देता है। इस वर्ड को याद रखना, म्यूचुअल कपलिंग। कि क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड का तो कोई ना कोई एरिया होगा, उसी एरिया में अगर दूसरी कॉइल भी लेके आ जाए तो वो कॉइल भी क्या होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें भी करंट जनरेट होना चाहिए था। तो उस चीज को बोलते हैं म्यूचुअल कपलिंग। और आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट कर देंगे म्यूचुअल इंडक्शन में। तो अभी ये याद, कपल मतलब दो चीजें और आपस में हो रही है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो म्यूचुअल कपलिंग होती है और म्यूचुअल कपलिंग की वजह से इसमें करंट सेटअप हो जाता है और करंट की वजह से यहां पर आप लोगों के पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब क्या हुआ, बार मैग्नेट को मूविंग करवाओ तब भी मूवमेंट होगा, कॉइल को मूवमेंट करवाओ तब भी होगा, कॉइल में करंट को चेंज करो तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। मतलब फेराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट से ये डिपिक्ट कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया चीजों को कि अगर आप लोगों के पास में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, और जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फेराडेज का फर्स्ट लॉ भी बन गया। फिर सेकंड लॉ क्या आया, वो बोलता है कि यहां कॉइल है, ये भी कॉइल है, पहले वाला बार मैग्नेट है, तो इन सब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी कॉइल के एरिया से पास हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और एक एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से परपेंडिकुलर पास हो तो वो जनरेट करता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज हो, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है। तो ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई डी के। क्लियर है ये फेराडे सेकंड लॉ था। यहां तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अपने को अब जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है इसके आगे का, वो है लेंज लॉ से। तो यहां तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, यहां तक कोई भी दिक्कत तो बोल दो, अदरवाइज इसके आगे चलते हैं। यस और नो? यस, एनी डाउट? नो सर। क्लियर है ना भाई सब कुछ चीजें? चलो यस सर। तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब आज हम लोग करने वाले हैं लेंज लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लेंज लॉ ने क्या बोला था, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, याद हो तो एक लाइन बोली थी कि लेंज लॉ जो है वो फेराडे सेकंड लॉ का एडवांस वर्जन है। ये एडवांस वर्जन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अपडेशन आएगा। वो अपडेशन क्या है, देखो लेंज लॉ, जर्मन साइंटिस्ट था हेनरिक लेंज, पूरा फुल नेम है इसका। क्या है वो लेंज, देखो ये बोलता है कि अगर आप लोगों के पास बार मैग्नेट है, चाहे कॉइल है, चाहे म्यूचुअल कपलिंग है, ये म्यूचुअल कपलिंग है, ठीक है, तीनों ही केसेस में क्या हुआ बेटा, तीनों ही केसेस में होने वाले चेंजेस को अपोज किया। किसने किया, लिंकेज फ्लक्स ने किया। तो ये बोलता है कि जो फेराडे सेकंड लॉ है वो बिल्कुल ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि ईएमएफ जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हटा करके, एंड डी फाई बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं फॉर द एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो लेंज ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, वो बोलता है कि जब होने वाले चेंजेस को अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है दैट मीन्स कोई ना कोई यहां पर इंडिकेशन होना चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मूला में कि अपोज है या नहीं है। और जब भी अगर डायरेक्शन अपोजिट आती है, तो ये हम लोग 11th क्लास से सीखते हुए आए हैं कि उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं। मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ है वो माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी के है। वहां पर माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है किसको, इंडिकेट दैट अपोजेस। क्लियर है? तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा बताओ। अकॉर्डिंग टू लेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा the rate of change in magnetic flux is directly proportional to the EMF, but direction of this EMF और EMF की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंजेस। ये इसका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया कि ये उन्हीं चीजों का अपोज करता है जिससे वो जनरेट हुआ है। तो क्या लिखा हम लोगों ने, ये लिखा था रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, बट डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन बोल दो, और ईएमएफ मतलब वोल्टेज है, ईएमएफ कहां से जनरेट होगा, करंट के फ्लो से। तो ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी सच दैट इट अपोजेस द चेंजेस। तो जितने चेंजेस हुए उनको अपोज कर देगा ये लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ में ये आप ध्यान रखना, माइनस साइन लगेगा, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, ये लेंज लॉ है। क्लियर है क्या लेंज लॉ? ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब देखना, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जहां से क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूलाज ध्यान रखने, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के एमसीक्यूज उनमें पूछ सकते हैं। तो क्या है वो डिफाइंस और फॉर्मूलाज, इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस करंट है, उनके क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। देखो, इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में मैंने फर्क समझाया था टीपीडी और ईएमएफ में। क्या ये टीपीडी और ईएमएफ आपको याद है क्या भाई? बताओ, है क्या याद टीपीडी और ईएमएफ? मैंने आपको समझाया था कि कोई भी अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें बल्ब लगा दो, इस बल्ब के साथ में मैंने एक सेल और एक स्विच लगा दिया, तो क्या होगा, लेट्स सपोज इस सेल का वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो मुझे इस टर्मिनल पे 20 वोल्ट ही चाहिए। बताओ कब पॉसिबल है, 20 वोल्ट कब आएगा बोलो। अगर आप लोग इस स्विच को ऑन कर दोगे, आप लोगों के सबके दिमाग में आएगा कि सर स्विच ऑन कर दो तो करंट का फ्लो होगा, और करंट के फ्लो की वजह से यहां का जितना भी वोल्टेज है वो इसके टर्मिनल्स पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बोलते हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करो।
चैप्टर नंबर 3 की चीज है, वही बता दी थी, वापस देखना एक बार कि यहां 20 वोल्ट जो है वो 20 वोल्ट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही सेटअप होगा तो करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होगा मतलब करंट का फ्लो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करेंगे तो टोटल 20 वोल्ट जो है वो एग्जैक्ट 20 यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा, और कॉलिजन की वजह से कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, जिसको हम लोग एनर्जी को बोलते हैं हीट एनर्जी। देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है चलने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद ऑपरेट होने से गर्म हो जाते हैं, क्या है वो, हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो टोटल 20 तो नहीं पहुंच पाएगा, तो टोटल 20 पहुंचाना है मुझे, तो क्या करूं कि क्यों ना हम लोग इस स्विच को ऑफ कर दें। अगर ये स्विच नहीं लगा हुआ है, तो स्विच नहीं लगा हुआ है मतलब जितना भी वोल्टेज है वो वोल्टेज सारा का सारा पहुंच गया, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ। भाई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ ना, तो जितना भी वोल्टेज है वो उतना ही वोल्टेज उस बल्ब का भी है। तो क्या होगा, जब स्विच ओपन है या सर्किट ओपन है, दोनों में से कोई सा भी वर्ड ले सकते हो, स्विच ओपन है या सर्किट ओपन है, उस टाइम पर जितना भी सेल और बैटरी का पोटेंशियल है वही आप लोगों का क्या कहलाएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता होगा, हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल होता होगा। और टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता होगा कि अब करंट का फ्लो हुआ, स्विच क्लोज हो गया, तो ये मैक्सिमम कब आता है, ओपन सर्किट में। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने स्विच लगाया तो करंट का फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज हुई, तो एक्चुअली में 20 तो नहीं पहुंचेगा, मतलब 20 से कुछ ना कुछ कम होगा। हो सकता है 19.9 आ जाए, 19.8 आ जाए, 19.7 आ जाए, इतना चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस वायर ने रजिस्ट कर लिया होगा। आइडल कंडक्टर तो पॉसिबल है ही नहीं ना, आइडल कंडक्टर पॉसिबल है ही नहीं। तो कंडक्टर आप लोग चाहे गोल्ड का ले लो, सिल्वर ले लो, जो बेस्ट कंडक्टर हैं उनमें भी कुछ ना कुछ हीट अमाउंट जो होगा एनर्जी का रिलीज होगा, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल से कम होता है, लेस देन मैक्सिमम होता है, लेस देन मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। और ये कब होता है, क्लोज्ड सर्किट में। ये चीज मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में क्लियर कर रखी थी। 3 डिफाइन पढ़ी थी हम लोगों ने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी, एंड थर्ड पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रिक सेल पढ़ाया था मैंने आपको, वहां देखना डिफाइंस क्लियर हो गया आपको। तो याद रखना, ईएमएफ ई से या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, टीपीडी वी से लिखते हैं, और ये होता है लेस देन मैक्सिमम क्लोज सर्किट, और ये होता है मैक्सिमम ओपन सर्किट। अब इस चीज को यहां अप्लाई करते हैं, देखना, ले लो उसका भी स्क्रीनशॉट, ध्यान रहेगा आप लोगों को। क्लियर? अब देखो, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस ईएमएफ क्या होने वाला है। हम लोगों ने क्या लिखा था, बिकॉज वी नो दैट ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट, ये इंड्यूस करंट कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर, ओम्स लॉ। लेकिन यहां वी जो है वो वी थोड़ी ना है, वो तो क्या है, ईएमएफ है, मतलब मैक्सिमम है। तो क्या लिख देंगे इसको, ई बाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो आई इक्वल्स टू ई की वैल्यू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर, ये आप लोगों के पास में इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस वर्ड हमेशा ऑपोजिट, मतलब देखो नेगेटिव साइन है यहां पर। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है इंड्यूस्ड चार्ज। अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज क्या होता है आप लोगों को पता ही है, चार्ज मतलब I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। क्लियर? अब अगर करंट जो है उसमें चार्ज स्मॉल अमाउंट के लिए भी फ्लो हो जाए, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए भी फ्लो हो जाए, तब भी तो करंट ही होगा। दैट मीन्स फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल है तो उसके लिए भी करंट फ्लो होगा। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई डी टी। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू डी टी।
मुझे वैल्यू निकालनी है Q की। तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू Q इक्वल्स टू आई कितना है माइनस ऑफ n बाई आर डी फाइव बाई डी टी डॉट डी टी। ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ n बाई आर डी फाइव। ये आपके पास इंड्यूस चार्ज आ गया, ये आप लोगों के पास इंड्यूस करंट आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। कितना इजी है देखो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को यहां तक, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने वापस रिवीजन किया, दिवाली ब्रेक हो गया था काफी लंबा इस वजह से, तो सब चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट चीज ये कि चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम क्यों रखा है। हमेशा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं हम लोग, वहीं से स्टार्ट कर रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, वेरी करना है। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे करता है, तीनों एक्सपेरिमेंट देखे हम लोगों ने फैराडे और हेनरी के, उनके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद कंक्लूजन। फिर हम लोगों ने देखा कि फैराडे सेकंड लॉ जो है उसमें एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि फैराडे ने डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया था। तो डायरेक्शन को इंक्लूड करने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आया, लेंज ने बताया कि भाई डायरेक्शन इंक्लूड करोगे तो ये फॉर्मूला जो है इसमें मिस्टेक है वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्या करा उसने, केवल एक नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। वो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा था कि डायरेक्शन जो है वो अपोज करेगी होने वाले चेंजेस को। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिखा, देन इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट दोनों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, उस ईएमएफ से इंड्यूस करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या फर्क होता है, देन उसके बाद इंड्यूस चार्ज की वैल्यू। तो आई आ गया माइनस एन ओवर आर डी फाइव बाई डी टी एंड चार्ज आ जाएगा माइनस एन ओवर आर डी फाइव। यहां पर चार्ज जो है वो टाइम पर, इंड्यूस चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ज का फ्लो हमेशा टाइम इंटरवल में हो रहा है, लेकिन यहां चार्ज टाइम में नहीं फ्लो हो रहा है, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंड्यूस चार्ज की वैल्यू पर। क्लियर है ना। तो यहां तक आज हम लोग यही करेंगे। इसके आगे अब कल की क्लास में कि ये जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ईएमएफ की वैल्यू होती है डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। वो ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, वीबीएल आएगी, देन उसके बाद फिर प्रूफ करेंगे हम लोग और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जनरेटर से। क्लियर है ना। तो चैप्टर ढंग से स्टार्ट हो चुका है, काफी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के सीबीएसई के अंदर इस चैप्टर से कुछ भी पार्ट हटा नहीं है। ये चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी चैप्टर से डिडक्शन हुआ है टॉपिक्स का, इस चैप्टर से नहीं हुआ है, तो चैप्टर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो पढ़ना बेटा, जहां डाउट आए वहां पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को। क्या सर कल क्लास है क्या, सैटरडे नहीं, मंडे से वापस आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। जहां प्रॉब्लम आए देखना और डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों को बार बार बोल रखा है, पर्सनल विंडो पे आप लोग कर सकते हो अपने मैसेजेस और फिर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे।